क्लास में पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो देखो हमने क्या देखा था, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगा जहाँ पर रमन एक्टिव मोड आएगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग था वाटर मॉलिक्यूल का जो भी रमन एक्टिव था, उसके बाद जो बेंडिंग मोड था, बेंडिंग मोड भी हमारा रमन एक्टिव था। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सेम थिंग को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लेकर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का अगर हम कंसीडर करते हैं दैट इज CO2। अभी CO2 मॉलिक्यूल में हम वाइब्रेशनल मोड्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो वाइब्रेशनल मोड्स को लेकर अगर डिस्कस करना है तो पहले तो निकालना पड़ेगा कितने सारे वाइब्रेशनल मोड्स पॉसिबल होता है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है उसके लिए अगर हमको याद करना पड़ेगा तो मॉलिक्यूल इज लीनियर शेप है। तो लीनियर शेप में हमको क्या पता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने होते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होता है 3n - 5। देयरफॉर 3 × 3 - 5 3 क्यू, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 9 - 5 विच इज गोइंग टू बी 4। यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, वन सिमेट्रिक स्टिचिंग मोड होगा, एक एसिमेट्रिक स्टिचिंग मोड होगा और दो वाइब्रेशनल मोड होगा, सॉरी वाइब्रेशन नहीं, बेंडिंग मोड होगा, जो कि हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिस्कस किया था। बट यहाँ पर भी हम सेम वाइब्रेशंस को ही डिस्कस करेंगे, बट IR एक्टिविटी को ना देख के हम देखेंगे रमन एक्टिविटी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज देखो CO2 मॉलिक्यूल को हम ये नॉर्मल मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, बीच में रहेगा नॉर्मल मॉलिक्यूल। एक बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट मोड इज गोइंग टू बी आवर सिमेट्रिक स्टिचिंग। ठीक है, तो सिमेट्रिक स्टिचिंग में हम क्या करेंगे, जो हमने वाटर मॉलिक्यूल में किया था वो सेम चीज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या है, मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिफरेंट है, दैट इज द मॉलिक्यूल इज लीनियर। वाटर में क्या था, मॉलिक्यूल V शेप था। तो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो तो लीनियर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जब हम स्ट्रेच करेंगे लीनियर मॉलिक्यूल को, हम क्या करेंगे, जो बॉन्ड्स है, जो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का लिंकेज है, उसको एक बार स्ट्रेच करेंगे, एक बार कंप्रेस करेंगे, एक बार स्ट्रेच करेंगे और एक बार कंप्रेस करेंगे। देयरफॉर जब हम स्ट्रेच करते हैं, देखो ये होगा हमारा, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर हम करेंगे स्ट्रेच। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे कंप्रेस। ठीक है, डन। नाउ अगर हम पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड को डिस्कस करते हैं, देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से भेजेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजेंगे तो बॉन्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वहां पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, तो दैट इज व्हाई दिस इज आवर माइनर एक्सिस। ओके, डन। एंड यहाँ पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है दैट इज वो मेजर एक्सिस है, तो वहां पर पोलराइजेबिलिटी कम होगा, उसीलिए वो मेजर एक्सिस है। तो अभी अगर हम यहाँ पर स्ट्रेचिंग को देखें, स्ट्रेचिंग कंप्रेशन को देखें, तो हमने जो वाटर मॉलिक्यूल में देखा था सेम हम थोड़ा कंपेयर करके करेंगे। तो कंपेयर करके पढ़ने से हमको दोनों ही चीजें याद रहेंगे कि डिफरेंसेस कहाँ पर होते हैं, ये सब चीजें। तो देखो हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट सेम है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हमने कार्बन को बीच में रखा और जो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड्स है उनको थोड़ा स्ट्रेच करके दूर कर दिया। तो अभी दूर करने से क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो वो इजीली मूव कर पाएंगे। अगर इजीली मूवेबल होंगे तो वो इजीली पोलराइजेबल भी होंगे। अगर इजीली पोलराइजेबल है, देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का क्या होगा, शेप छोटा हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या है, स्ट्रेचिंग है, और ये क्या है, ये है कंप्रेशन। तो फिर हम बोल सकते हैं जो कि हमने वाटर मॉलिक्यूल देखा था वैसे ही होगा, मतलब जब बॉन्ड को हम स्ट्रेच करेंगे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो पोलराइजेबल भी हो पाएंगे। अगर ज्यादा पोलराइजेबल होता है दैट मीन्स पोलराइजेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। पोलराइजेबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो वो जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है उसका शेप जो है वो डिक्रीज कर जाएगा।
सेम गोज फॉर द कंप्रेशन थिंग, दैट इज जब कंप्रेस करेंगे मतलब हम कंपैक्ट कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको मूव नहीं करने देंगे, तो मूव नहीं करने देंगे तो वो पोलराइजेबल भी नहीं होंगे, सो पोलराइजेबिलिटी विल डिक्रीज, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड जो है उसका शेप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर कंक्लूजन क्या है, मतलब बॉन्ड को हम अगर सिमेट्रिक स्टिचिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर हम सिमेट्रिक स्टिचिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो होगा हमारा रमन एक्टिव, मतलब जो बॉन्ड है बेसिकली जो हमारा मोड ऑफ स्ट्रेचिंग जो है, मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो होगा रमन में एक्टिविटी शो करेगा, बिकॉज पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का जो है वो शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जाएंगे बेंडिंग में। देखो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग में दोनों टाइप के बेंडिंग्स होते हैं जो कि हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज बेंडिंग जो फेनोमेना है, फेनोमेना तो सेम है ना, दैट इज बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बॉन्ड के स्ट्रेचिंग लेंथ में कुछ चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वो एंगल में चेंज आएगा। यहाँ पर भी हमने जो बीच का मॉलिक्यूल है जो इलिप्सॉइड है वो फॉर नॉर्मल मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है। ठीक है, नॉर्मल। अभी बेंडिंग जो देखेंगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में दो बेंडिंग मोड्स होते हैं, 2 बेंडिंग मोड्स, जो कि हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ रहे थे, दैट इज आईआर और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां पे डिस्कस किया था। यहाँ पे उसका अप्रोच रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कि बेंडिंग हो रहा है, इसका मतलब दोनों बेंडिंग के केसेस पे सेम थिंग होगा, दैट इज हमको सिर्फ कंसिडरेशन में ये आना है कि उनके बॉन्ड एंगल्स में चेंज आएंगे, बाकी और कुछ चीज में चेंज नहीं आएगा। तो दैट इज वाई हम यहाँ पर ठीक बॉन्ड एंगल को लेकर ही डिस्कस करेंगे। तो देखो हम क्या देख सकते हैं कि स्लाइड चेंजेस है, मतलब यहाँ पर एक बॉन्डिंग कैसा था, एक था हमारा इन प्लेन बॉन्डिंग और एक था आउट ऑफ प्लेन बॉन्डिंग। हम बेसिकली डिस्कशन में यही रहेंगे कि बॉन्ड बेंड हो रहा है। ठीक है, एक बार बेंड ऐसे दिखाएंगे तो एक बार ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज का ठीक सेम चीज नहीं है, बिकॉज देखो मॉलिक्यूल क्या है, ऑलरेडी लीनियर है, लीनियर है मतलब इस तरफ अगर ये बेंड करता है तो फिर वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, अगर फिर अपने पोजिशन पे जाएगा तो तब बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा, एंड अगेन अगर उल्टा तरफ अगर जाता है तो फिर वो ऑपोजिट में जाएगा, तब भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल का जो चेंज है वो बोथ साइड्स में सेम टाइप का है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, बॉन्ड का जो डिस्प्लेस होगा उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो देखो एक्चुअली हम देख सकते हैं बहुत ही स्लाइड चेंजेस है, मतलब ये जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है वो बहुत ही कम चेंजेस दिखा रहा है। तो चेंज तो है, ठीक है, तो चेंज तो है, तो इसका मतलब इसको हम कंसिडरेशन में ये आनेंगे कि हमारा जो बेंडिंग मोड है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट शुड बी रमन एक्टिव, बट इन एक्चुअल केस ये हमको रमन इनएक्टिव मिलते हैं, रमन इनएक्टिव। इसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, मतलब हम क्यों इसको इनएक्टिव बोल रहे हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे, बट पहले तो हम थोड़ा सा मोड्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो नेक्स्ट थिंग इज आवर asymmetric stitching. Third one is asymmetric stitching. Okay, so asymmetric stitching में हम फिर से इसको कंसिडर करेंगे टू बी नॉर्मल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब ये होगा हमारा नॉर्मल पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड। नाउ हम क्या करेंगे, एसिमेट्रिक स्टिचिंग। ठीक है, डन। सो एसिमेट्रिक स्टिचिंग में हम क्या देखते हैं, बेसिकली हम एक बॉन्ड को कंप्रेस करते हैं तो दूसरे बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं। हमने क्या किया, एक बॉन्ड को कार्बन को बीच में रख दिया, एक बॉन्ड को कंप्रेस कर दिया तो दूसरे बॉन्ड को स्ट्रेच कर दिया, नेक्स्ट टाइम दूसरे बॉन्ड को जिसको हमने स्ट्रेच किया था उसको कंप्रेस कर दिया, जिसको हमने कंप्रेस किया था उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। तो अभी यहाँ से हमको इंटरप्रिटेशन क्या आएंगे, हमको ऐसा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फिर से हम कंपेयर करते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का शेप चेंज होगा। देखो ऐसा कंसिडरेशन में हम ला भी सकते हैं, बिकॉज कि एक बॉन्ड तो है जो स्ट्रेच कर रहा है, मतलब एक बॉन्ड स्ट्रेच करेगा तो थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन इन एक्चुअल पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बिकॉज क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो था, वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक बेंट मॉलिक्यूल था।
एक बेंट मॉलिक्यूल होता है। इसके वजह से क्या होता है, एक बॉन्ड जब स्ट्रेच करेगा तो वहां पर डायरेक्शन का एक चेंज आ सकता है, मतलब पोलराइजेबिलिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसके साथ जो इलिप्सॉइड है या फिर जो पोलराइजेबिलिटी है उसका एक रिलेशन आता है, तो वो चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेम डायरेक्शन में। वहां पर क्या था, अगर इस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होगा तो इस डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था। बट यहाँ पर जो एक्सिस है, एक्सिस सेम है, सिर्फ सेम एक्सिस में एक बॉन्ड कंप्रेस करेगा तो दूसरा बॉन्ड स्ट्रेच कर जाता है। तो दैट इज वाई इन एक्चुअल अगर देखने में लगे भी कि ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस आएगा जो कि एक्चुअल में आता है, बट अगर हम एक्चुअल स्पेक्ट्रा कंसिडर करें, मतलब स्पेक्ट्रा में देखें, तो इस स्ट्रेचिंग को भी हम, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को भी हम बोलते हैं रमन इनएक्टिव। ठीक है, हमको देख के लगेगा कि थोड़ा सा तो चेंज है, जो कि बहुत ही कम चेंज है, मतलब इतना ही कम चेंज जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो दैट इज वाई इसको हम इनएक्टिव के कंसिडरेशन में डाल देते हैं कि इतना तो ऑब्जर्वेशन में ही नहीं आ रहा है। देखो, एक तो रमन जो इफेक्ट है वो खुद ही एक बहुत ही माइन्यूट इफेक्ट है, मतलब कम शो होता है। उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेचिंग को देखने जाए, उसके ऊपर स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इन सारी चीज़ों का अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में हम क्या बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होगा वो रमन में एक्टिव आएगा, लेकिन जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या फिर जो बेंडिंग मोड्स होंगे, मतलब टोटल कितने मोड्स है, 4 मोड्स है, जहाँ पर एक जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो एक्टिव आएगा रमन में, बाकी जो 2 बेंडिंग मोड और एक एसिमेट्रिक स्टिचिंग मोड जो कि रमन इनएक्टिव होगा। अभी ये इनएक्टिव क्यों है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड के कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक चीज़ हमको मैथमेटिकल एक रिलेशनशिप हमारे पास है, दैट इज थोड़ा हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में जाएं। देखो, बेसिकली हम तीनों ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम तीनों ग्राफ प्लॉट करेंगे। सॉरी, अभी ग्राफ में क्या देखेंगे, ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तीनों ग्राफ हम देखेंगे। ग्राफ में हम क्या देखेंगे, ये हमारा होगा नेगेटिव एंड, सेम टाइप ऑफ ग्राफ है। इसको हम बेसिकली पोलराइजेबिलिटी और जो हमारा बॉन्ड का जो मोमेंट है उसको देखेंगे। ये हमारा नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड। यहाँ पर हम बेसिकली जो डिनोट करेंगे वो है जाई। ठीक है, ई के तरह दिखता है थोड़ा सा, जो एक टेल के तरह निकल जाता है बेसिकली। और ये क्या है, ये हमारा पोलराइजेबिलिटी है जो कि हमने डिनोट किया था अल्फा से। यहाँ पर हमको अल्फा का एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यहाँ पर हम देखेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और यहाँ पर हमारा रहेगा बेंडिंग। ओके, डन। ठीक है, तो अभी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज हम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, मतलब पोलराइजेबिलिटी, अगर बॉन्ड का थोड़ा डिस्प्लेस होता है तो पोलराइजेबिलिटी का कितना चेंज आएगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो तो इनिशियली दिखता ऐसे था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखिए, हम कंसिडर करते हैं पोलराइजेबिलिटी, तो कुछ तो एक वैल्यू था, तो दैट इज वाई ये जो लाइन है वो हमको पोलराइजेबिलिटी डिसाइड करते हैं। और जाई क्या है, जाई इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन क्या है वो दिखाएंगे। एक्चुअली जो चीज़ है, देखो, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का तो एक तो वैल्यू था ही जो पोलराइजेबिलिटी का, तो वो पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू लेट अस कंसीडर कि वो इस पॉइंट पे था। ठीक है, सबके लिए सेम पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, सबके लिए सेम पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक है, नाउ हम चेंज देखेंगे, चेंज कैसे होगा। ये चेंज अगर देखते हैं, देखो, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा भी बॉन्ड का मोमेंट अगर होता है
तो फिर जो हमारा जो मूवमेंट है, मूवमेंट का जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये लाइन देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हम बेसिकली एक जो पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली स्टैंड्स फॉर, एक होगा स्ट्रेचिंग के लिए, एक होगा कंप्रेशन के लिए, मतलब स्ट्रेच करेंगे कंप्रेस करेंगे। जब हम स्ट्रेचिंग देखते हैं, स्ट्रेचिंग मतलब एक स्ट्रेच एक कंप्रेस। बेंडिंग के लिए, बेंडिंग के टाइम पर डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब बॉन्ड एंगल का अगर एक बार इस तरफ बेंड कर रहा है तो दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड साइड हमने लिखा है जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट में, वो बेसिकली डिनोट करता है कि बॉन्ड का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। तो देखो, अगर बॉन्ड का मूवमेंट होता है, दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जो चीज़ है, हम अगर बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पर हम कंसिडर किया पॉजिटिव एंड का मतलब ये स्ट्रेचिंग हो रहा है। अगर स्ट्रेच होगा तो पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, जो कि हमने देखा है। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यहाँ पर हमने बोला था कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्फा जो है, अल्फा पोलराइजेबिलिटी है, अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा क्या हो रहा है, जब कंप्रेशन होगा अल्फा डिक्रीज करेगा। तो सेम को हम जब ग्राफ में प्रूव करेंगे तब हम क्या देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है और क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होगा। सॉरी, बेसिकली एक एस नेचर का कर्व आएगा। मतलब ये जो है ये इक्विलिब्रियम वैल्यू था जो कि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए था, और हम यहाँ पर बेसिकली हम कर्व जो हमको मिल रहा है उसका स्लोप को डिसाइड करेंगे। स्लोप का मतलब क्या है, हम देखेंगे चेंज ऑफ अल्फा, दैट इज डी अल्फा बाई डी जाई। इसको हम बोल सकते हैं कि मतलब डिस्प्लेसमेंट के थोड़ा सा चेंज के लिए अल्फा का वैल्यू में कितना चेंज आएगा। मतलब एक चीज के जो डिफरेंशियल चीज क्या है, डिफरेंशियल चीज हम बोल सकते हैं मतलब एक चीज का अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो उस चेंज के वजह से कोई दूसरे चीज में कितना डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर डी अल्फा डी जाई इज बेसिकली जाई के थोड़ा सा चेंज के वजह से, मतलब डिस्प्लेसमेंट के थोड़ा चेंज के वजह से जो हमारा पोलराइजेबिलिटी है उनमें कितना चेंज आता है। ये वैल्यू हम बोल सकते हैं नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो ये दो पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हम अगर ग्राफ में लाइंस देखें तो यहाँ पर हमको पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू अगर यहाँ पर मिला था तो नेक्स्ट टाइम पर जब हम ये पॉइंट कंसिडर करें तब पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है और नेक्स्ट टाइम पर ये जो वैल्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी का जो वैल्यू है बहुत ही चेंज आ रहा है। वेयरएज अगर हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को देखें, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमने क्या देखा है, एक बॉन्ड को हमने पहले किया था, एक को कंप्रेस कर रहे थे तो दूसरे को स्ट्रेच कर रहे थे। तो बेसिकली जो कर्व का नेचर है वो नेगेटिव ओरिएंटेशन में ऐसे आता है। सॉरी, you can draw it like ऐसे चेंज आता है। वेरएज जब हम बेंडिंग करेंगे, बेंडिंग में चेंज जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बेसिकली हम क्या देखेंगे, डी अल्फा डी जाई का वैल्यू जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ करते हैं और हमको क्या देखना है, डी अल्फा डी जाई, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, डी अल्फा डी जाई, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के चेंज के लिए अल्फा का कितना वैल्यू चेंज होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू यहाँ पर था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये कंसिडर किया है, यहाँ पर भी हम देखें तो अल्फा का वैल्यू में उतना कुछ चेंज आया ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है लेकिन अल्फा दैट मीन्स पोलराइजेबिलिटी बहुत ही स्लो चेंज हो रहा है, मतलब ना के बराबर, एकदम ना के बराबर। तो दैट इज वाई इसको हम जीरो के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब चेंज कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो कि यहाँ पर अगर हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये बेसिकली हमारा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से हमको पता चलता है, मतलब हमको लगेगा थोड़ा तो कुछ चेंज है लेकिन वो इतना ही निग्लिजिबल है कि वो हम ग्राफ में कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे। ग्राफ मतलब अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखें तो वो लाइन का इंटेंसिटी इतना ही कम होगा, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट
अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तभी हमको वो पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पोलराइजेबिलिटी का चेंज है। लेकिन इन एक्चुअल जो हमारा ओवरऑल ऑब्जर्वेबल जो चीज़ें हैं, मतलब हम सारे चीज़ों को अगर कंसिडर करें तो इसका इंटेंसिटी इतना ही कम आ जाता है कि हम इसको नेग्लिजिबल में डाल देते हैं। तो दैट इज़ वाई इसको हम रमन इनएक्टिव ही बोल देते हैं, मतलब इसका इंटेंसिटी 0 के बराबर है। तो दैट इज़ वाई वी कंसिडर देम एज रमन इनएक्टिव। यहाँ पर भी देखो चेंज ना के बराबर है, मतलब ये दोनों पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, इतना तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। देयरफॉर तो इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। तो 0 कंसिडर करने की वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसके जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग तो रमन में एक्टिव होगा, लेकिन जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और जो बेंडिंग मोड्स है वो क्या शो करेंगे, वो रमन इनएक्टिव शो करेंगे। इन एक्चुअल दे आर नॉट इनएक्टिव बट देयर इंटेंसिटी इज सो लो दैट दे आर कंसिडर्ड टू बी इनएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का जो एग्जांपल्स है वो भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम रोटेशनल रमन और वाइब्रेशनल रमन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू फॉर टुडेज।